Good morning students. Today in this video we will study examples of exercise 4.2 of the chapter linear partial differential equations of second and higher orders from the paper partial differential equations of Jeevan Sons publications. In this chapter we will study solution of non-homogeneous linear partial differential equations with constant coefficient. In the last video, we have explained all the techniques we will use all these examples. First example, d minus d dash minus 1, d minus d dash minus 2, z is equal to sin 2x plus 3y. जब भी आप इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे तो हर इक्वेशन में आपको ये क्लियर करके समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि अगर आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी तो आप उस इक्वेशन को 4.1 एक्सरसाइज के मेथड से सॉल्व करेंगे और नॉन होमोजीनियस को हम 4.2 एक्सरसाइज में स्टडी कर रहे हैं। तो आपको क्या मेन पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। सबसे पहली बात कि होमोजीनियस इक्वेशन में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे सभी का ऑर्डर क्या होगा, सेम। अब सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम है तो उन पार्शियल डेरिवेटिव्स को अगर आप डी और डी डैश की फॉर्म में लिखेंगे तो हर फैक्टर की पावर क्या आएगी, सेम। तो अब आप ध्यान से देखिए, डी की पावर 1 है, डी डैश की 1, लेकिन 1 जो कांस्टेंट नंबर आ गया इसकी डिग्री जो है वो आपकी रिड्यूस हो गई। तो कभी भी आपको होमोजीनियस के केस में चाहे आप फैक्टर्स की फॉर्म में देखें, चाहे आप डी की फॉर्म में देखें, चाहे आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में देखें, हर फॉर्म में हर टर्म का ऑर्डर या पावर क्या आएगी, सेम। लेकिन जैसे ही आपको एक टर्म की पावर बाकियों से डिफरेंट नजर आए तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी नॉन होमोजीनियस है। साथ ही आपको ये पॉइंट भी माइंड में रखना है कि फोर्थ चैप्टर में आप जितनी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं सभी आपकी कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर d और z के अलावा मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल x और y इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर वेरिएबल x y इन्वॉल्व होंगे तो वो आपका फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन ना बनके फिफ्थ चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आप कांस्टेंट कोफिशिएंट से डिफरेंट केस भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ तो इसने फैक्टर्स बनाकर ही दे रखे हैं, तो आपने वो जो भी मैंने लास्ट वीडियो में एक टेबल डिस्कस की थी कि जब लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाए यानी कि मेथड 1, तो आपने हर फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंगली CF निकालना है और सभी CF का क्या कर देना है, सम, जिससे आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाए। तो वहां जो आपका फर्स्ट केस था वो ये था कि अगर फैक्टर इस फॉर्म में है AD माइनस बी डी डैश माइनस सी, तो आपका फैक्टर बनता था ये ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ए तो क्या है, डी का कोफिशिएंट बोथ में नॉन जीरो है, तो मैक्सिमम आपके केसेस इसी से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर आपने देखो क्या सबसे पहले फाइंड आउट करना है, जरा इस फैक्टर को इससे कंपेयर करते हैं। तो आपका जरा देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। अब आपके कंफ्यूज नहीं होना है कि -1 नहीं लिखना है, जो माइनस करके टर्म आ रही है कांस्टेंट की वो आपकी क्या है, सी की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर +1 होता तो सी की वैल्यू क्या हो जाती, -1। तो आपने अब देखो अपना फैक्टर लिख दिया, ई की पावर सी कितना है 1, ए कितना है 1, 1/1 x, 5 बी एक्स प्लस ए वाई, सब कुछ आपका 1 ही है तो यहाँ पे x प्लस वाई ही आ गया। सेकंड पे आ जाइए, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2, तो ई की पावर 2/1x, 5 यहाँ यूज हो गया ना। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, बी एक्स प्लस ए वाई, बी और ए दोनों ही 1 है तो आपका x प्लस वाई आ गया। अब आपकी मर्जी, आप इस सॉल्यूशन को पहले लिखे 5 के साथ, इसको बाद में लिखे 5 के साथ, उससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है।
ठीक है। अब हम अपने आ जाते हैं पीआई पे। पीआई के लिए मैंने 1/a फैक्टर लिख के साइन लिख लिया। अब क्योंकि साइन का जो टेक्निक थी आपकी वो स्क्वायर पे इजिली अप्लाई होती है, तो हमने बोथ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया और मल्टीप्लाई करके आपका एक्सप्रेशन ये आ गया। अब आपने क्या करना होता है, डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना होता है, माइनस एम स्क्वायर। एम क्या है यहाँ पर 2, तो -2 का स्क्वायर। डी डैश की जगह स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, एन माइनस एन स्क्वायर। एन की जगह यहाँ पर क्या है 3, तो आप क्या पुट करोगे -3 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या पुट करेंगे -2 का स्क्वायर। और डी डी डैश की जगह पुट करेंगे माइनस एम मतलब कि 2 और एन मतलब कि 3। मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हें। देखिए हमने सारी वैल्यूज वहां पुट कर दी जहां हमारा डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन जिन टर्म्स में डी और डी डैश डिग्री 1 में आ रहे हैं वो टर्म आप एज इट इज रखेंगे। पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आपका एक्सप्रेशन बन गया ये। अब क्योंकि आपके पास डी और डी डैश की तो कोई टर्म नहीं है, तो अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको डी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आप इसे डी डैश से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास अगर आप डी डैश से भी करते तो ये बन जाता डी डी डैश, ये बन जाता डी डैश का स्क्वायर और ये डी डैश सॉल्यूशन आपका उससे भी हो जाता। अब क्योंकि यहाँ इसने डी से डिवाइड मल्टीप्लाई किया है ताकि हम डिग्री 2 में टर्म्स को कन्वर्ट कर सके, तो फिर से वही डी स्क्वायर को -2 स्क्वायर से, डी डी डैश को -2 इंटू 3 से रिप्लेस करके आपका बन गया ये। अब आपको याद हो सिमिलर टेक्निक्स आपने अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में भी यूज की थी कि जब डिग्री 1 की टर्म इस टाइप में आ जाती थी तो मैं d+6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं। न्यूमरेटर को तो रखेंगे एज इट इज, डिनोमिनेटर डी स्क्वायर -36 है, डी स्क्वायर की जगह मैंने फिर से -2 स्क्वायर पुट कर दिया। अब न्यूमरेटर में जो डी है मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका पीआई आ जाएगा। पीआई और सीएफ का सम करेंगे आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी सेकेंड एग्जाम्पल करने से पहले हम पहले स्टडी करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ये आपको फैक्टर्स गिवन थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये तो आपको क्लियर विजिबल है कि किसी भी डी के मल्टीप्लाई में कोई एक्स वाई फंक्शन नहीं है। अब ये आपकी होमोजीनियस है या नहीं उसको करने से पहले अभी देखिए एक्चुअल में यहाँ पर ये होमोजीनियस का ही केस है। यहाँ पर क्योंकि आपके जो फैक्टर्स बने देखो सभी की डिग्री 2 है, सिंपल आपके लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। कैसे बनाओगे आप फैक्टर, इसको आप यूं समझ लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। यहाँ पर -6 है ना, तो फैक्टर क्या बनेंगे, -6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस का 1 आ जाए, तो प्लस का 3 और -2 और बीच में डी डी डैश को +3d डैश -2d डैश लिख लिया। इन दोनों में से d कॉमन आ गया, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, तो ये आपका d -2d डैश और d -3d डैश इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, आप इसको चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जो सिमिलर मेथड आपने होमोजीनियस के केस में पढ़ा है, लेकिन मेन कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर क्या है, आपकी राइट साइड वाला फंक्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ इसने सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स आपको लगेगा कि इस एक्सरसाइज की यूज की गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेजर पार्ट नहीं है। आप इसको यही समझ के चलिए कि ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का ही क्वेश्चन है। आप चाहें तो यहाँ पर d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट कीजिए, क्या फैक्टर बन जाएंगे, d इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 3। आपको याद हो लास्ट एक्सरसाइज में आप y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x ऐसे निकालते थे, हमने इसको वैसे ही सॉल्यूशन लिखा है। अब इसका जो पीआई निकालने के लिए हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, सिमिलर टेक्निक्स आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में भी स्टडी की है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी टेक्निक रिमाइंड हो जाएगी। अभी आप ये देखिए एक्स का स्क्वायर इंटू साइन, इस फंक्शन का पीआई निकालने का कोई सिंपल मेथड आपके पास नहीं है, लेकिन अभी हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी स्टडी किया है कि अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो और दूसरा एनी फंक्शन ऑफ एक्स या वाई हो तो आपके पास उसका पीआई निकालने की टेक्निक है। तो ऐसे केसेस में साइन को हम क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की आयोटा थीटा, जो इसका एंगल था वो हमने थीटा की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ई की आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्योंकि बहुत लंबी टर्म्स बन रही थी तो इसने अब क्या करा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
जो इसका आंसर आएगा फिर हम उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लेंगे, वो आपका पी आई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने दोनों फैक्टर्स को ही लिखा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। अब क्या टेक्निक आपने पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आगे ले आइए, d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d प्लस ए क्या है, x का कोफिशिएंट, तो किससे रिप्लेस करा मैंने, d को रिप्लेस कर दिया d प्लस आयोटा से, और सिमिलरली d डैश को मैंने रिप्लेस कर दिया d डैश प्लस आयोटा से। अभी हमारी लास्ट वीडियो का लास्ट पार्ट था पी आई निकालने का, वो मैंने यूज कर लिया। ये जो एक्सप्रेशन आया पुट करके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपका एक्सप्रेशन बन गया ये। ठीक है, अब जहां भी इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस आती थी, आपको याद हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आप एक्स वाई की पावर्स को सॉल्व करते थे, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप हमेशा कौन सी टर्म कॉमन रखते थे, कांस्टेंट टर्म। तो देखो मैंने यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन लिया, यहाँ से 4 आयोटा कॉमन ले लिया, उसको तो मैंने रख दिया बाहर। अब पहले फर्स्ट टर्म को फैक्टर को देखते हैं, मैंने माइनस आयोटा तो बाहर ले लिया, इसकी जगह तो क्या बच गया 1, और इसका साइन चेंज होके अब नेगेटिव हो गया, और क्योंकि इसमें से आयोटा कॉमन लिया है और यहाँ आयोटा नहीं था तो आयोटा क्या आ गया, डिवाइड। सेकेंड टर्म पे आ जाओ, 4 आयोटा आपने कॉमन रख लिया, उसकी जगह आ गया 1, प्लस का ही साइन है तो प्लस ही रहेगा, और d प्लस 3d डैश में से जब आप आयोटा 4 आयोटा कॉमन लेंगे वो आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे जब भी फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हों हमेशा याद रखिए, अब यहाँ पर आप चाहते तो डायरेक्ट इससे भी अपनी एक्सपेंशन खोल सकते थे, लेकिन जब आप इससे एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो बेटर है कि लीनियर फैक्टर्स को ही आप ब्रेक करके क्या करें, सॉल्व करें। अब नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, इस एक्सपेंशन को वहां तक इन्वॉल्व करना है जहां तक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नॉन जीरो हो। तो एक्स स्क्वायर का आपका सेकंड डेरिवेटिव नॉन जीरो होता है, तो जहां तक इस एक्सपेंशन में डी का स्क्वायर इन्वॉल्व होगा वहां तक आप इस एक्सपेंशन को क्या करेंगे, ओपन। तो देखो 1 लिखा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें डी स्क्वायर तक चाहिए थे हमने 2 पावर तक लिख लिया। ऐसे ही सिमिलर 1 प्लस की जो एक्सपेंशन होती है उसमें अल्टरनेटिव साइंस आते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो। अब क्या किया हमने इन एक्सपेंशंस को, इसको देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करके इसको ओपन कर दिया, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ से साइन चेंज कर दिया, यहाँ 1 बाय आयोटा को, जैसे कि अब अगर आपका 1 बाय आयोटा है तो मैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो ये बन जाएगा आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो अब देखो ये जो 1 बाय आयोटा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस आयोटा। होगी फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, यहाँ देखिए माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये बन गया 1/4। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में भी हमने ऐसे ही सिंप्लीफाई किया, माइनस के 1 बाय आयोटा से आपका प्लस आयोटा बन गया, 1 बाय आयोटा स्क्वायर से माइनस बन गया। सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स ओपन कर दी, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को अपने फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा और बाकी सभी टर्म को रखा एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस आयोटा, एक्स स्क्वायर जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2x, 2 से 4 कैंसिल होके आपका बन गया आयोटा x बाय 2। जब एक्स स्क्वायर डी डैश से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डी डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा 0। सेकेंड टर्म पे आ जाए, डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, 2/16 को मैंने क्या लिख दिया 1/8। अब क्योंकि अगली दोनों टर्म में आपका डी डैश इन्वॉल्व हो रहा है और एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव 0 है, तो उन दोनों ही टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इस फंक्शन को इस पूरे ऑपरेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। हाँ जी, देखिए जो बाहर आपका ये वाला पार्ट था वो मैंने रखा एज इट इज। अब जैसे ही इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टर्म आ गई आपकी एज इट इज, माइनस का आयोटा एज इट इज, डी से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, प्लस में आयोटा बाय 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 और 1/8 का 0, तो मैंने 2x प्लस आयोटा बाय 2 लिख दिया। डी डैश से जैसे ही एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो इस एक्सप्रेशन में क्योंकि आपका y इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो सभी ही टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो वो टर्म आई ही नहीं। फिर माइनस का साइन आ गया, डी स्क्वायर जब आपका इससे मल्टीप्लाई होगा,
डी स्क्वायर जैसे ही इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव 2 यहाँ आ गया है, आयोटा एक्स बाई 2 का सेकेंड डेरिवेटिव 0, 1/8 का सेकेंड डेरिवेटिव 0, तो सिर्फ -2 आएगा। जैसे ही ये दोनों एक्सप्रेशन आपके इससे मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि दोनों में ही डी डैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनका डेरिवेटिव 0 यानी कि आपकी ये टर्म आ गई। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे करा सिंप्लीफाई? हमने 1/4 को आगे लिखा, ई की आयोटा एक्स प्लस वाई एज इट इज लिखा, और आपने इन सभी टर्म्स को क्या कर लिया? सिंप्लीफाई। आयोटा वाली सारी टर्म्स एक ब्रैकेट में, रियल पार्ट एक ब्रैकेट में। ई की आयोटा एक्स प्लस वाई को वही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया। अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट आपका कैसे आएगा? आप ध्यान से देखिए, सभी कुछ मल्टीप्लाई होना है, तो इमेजिनरी पार्ट में एक तो ये 1/4 तो बाहर आएगा ही आएगा। जब आपकी ये वाली टर्म इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगी, देखिए दोनों टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई होंगी, तो आपका आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आ गया? साइन एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 13/8। और जब ये आपका रियल वाला पार्ट इस आयोटा वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तब आपका इमेजिनरी पार्ट आएगा, तो माइनस के 3x/2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, यही आपका एक्चुअल पी आई हो गया। ये आपका पी आई आ ही गया है, आपके पास सी एफ पहले से ही था, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ऐड कर देंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की आपकी ये स्टेटमेंट थी, क्लियरली हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, तो ये आपकी नॉन होमोजीनियस है। अब ये आपकी जो बुक है कि एक्चुअल जो फैक्टराइजेशन करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, क्योंकि एक्चुअल में इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं उनका कोई एक से फिक्स फॉर्मेट नहीं हो सकता फैक्टराइजेशन करने के लिए। सिर्फ आप टर्म्स कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ टर्म्स को प्लस माइनस करके आपको टर्म्स का रीअरेंजमेंट करके ही आपको फैक्टर्स बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ एक्सप्लेन किया है आपके लिए। क्या थी पहले तो चलो एक बार अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी प्लस 3d डैश माइनस 2। अब हम देखो इसे सिमिलर टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, जहां पर आपका d था मैंने उसे 2d माइनस डी लिखा, और 3d डैश को 2d डैश प्लस d डैश सिमिलर टाइप में कन्वर्ट कर लिया ना, कि ये भी आपका 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 2 और ये 2 माइनस डी डैश, और ये 2d डैश प्लस डी डैश। -2 आपका ऑलरेडी ही था, मैंने डी डी डैश ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो सेम नेचर की टर्म्स का ग्रुप बना रहे हैं। डी स्क्वायर, उसके साथ में देखो 1 वाली पावर ले रही हूँ माइनस डी और प्लस डी डी डैश, इकट्ठी एक ग्रुप में रख ली। डी डैश स्क्वायर, डी डैश और माइनस डी डी डैश ये इकट्ठी रख ली, और जिनके मल्टीप्लाई में 2 था वे सभी इकट्ठी कर दी, 2d डैश और -2। अब जरा देखो फर्स्ट वाले में से d कॉमन आ रहा है, ये बचा, सेकंड में से माइनस डी डैश कॉमन आ रहा है, ये बचा, थर्ड में से 2 कॉमन आ रहा है आपका, ये बचा। तो अब d -1 प्लस डी डैश सभी में से कॉमन आ रहा है, तो d माइनस डी डैश प्लस 2 बच जाएगा। तो अपना देखिए आपकी बुक में यही फैक्टर्स लिखे हुए हैं। मैं आपको कोई एक्सेप्ट प्रॉपर मेथड बता ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि यहाँ इसका कोई एग्जैक्ट प्रॉपर टेक्निक मेथड हो ही नहीं सकता। अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट आपको एडजस्टमेंट करके ही फैक्टराइजेशन करने की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये कैसे लिखा, ये मेरे ख्याल से अब सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ c की वैल्यू कितनी है? -2, a की वैल्यू क्या है? 1, तो e की पावर -2/1। 5 देखो a1 b1, तो 5 y प्लस एक्स। यहाँ c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1, तो 1/1x। अब b की वैल्यू यहाँ है -1, तो a y प्लस बी एक्स होता है, तो ये -x आ गया। अब मेन जो काम है कि पी आई करने के लिए, निकालने के लिए इसने जो टेक्निक यूज की हुई है, मैं आपको वो टेक्निक यूज करना प्रेफर नहीं करूंगी। सबसे पहली बात तो कि दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल और एक एक्स स्क्वायर वाई, मैंने दोनों पे सेपरेट करा। एक्सपोनेंशियल की तो सिंपल सी टेक्निक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, वो डी की जगह रिप्लेस कर दो, y का कोफिशिएंट -1 वो d डैश की जगह रिप्लेस कर दो। अगर नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपका पी आई आ गया। मेन जो आपके लिए प्रॉब्लम है वो ये वाला पार्ट है। आपकी बुक जो मेथड फॉलो कर रही है वो क्या, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कांस्टेंट टर्म कॉमन निकाल के, आप देखोगे अपनी बुक में, फिर उसने उसको एक्सपेंड करते हुए सॉल्व किया है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन पार्ट है,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में हमने करा था, क्या फैक्टर्स की फॉर्म में ही रखो, दोनों की कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालो, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से -1, आगे माइनस का साइन है मैंने लिख दिया। अब जरा अपने फर्स्ट फैक्टर को देखो, 2 को आपने कॉमन ले लिया है, प्लस का साइन है तो 1 प्लस हो गया, d माइनस डी डैश में से जब 2 कॉमन लिया तो इसके अपॉन में 2 आ गया। दूसरी टर्म को देखो, -1 आप कॉमन ले चुके हो तो फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव होगी, तो 1 माइनस आ गया, d प्लस डी डैश बचा, 1 कॉमन लेने से एज इट इज -1। अब ये जो आगे का फर्दर सॉल्यूशन है आप खुद सॉल्व करेंगे, कैसे, इसकी एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे, इसकी एक्सपेंशन सॉल्व करेंगे, कहाँ तक, जहां तक d और d डैश की पावर 2 तक, क्योंकि d की पावर 2 चाहिए तो d की पावर 2 करेंगे तो d डैश की तो ऑलरेडी 2 आ जाएगी। फिर इस एक्स स्क्वायर वाई को पहले इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, जो आंसर है इससे बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपको इक्वेशन गिवन है, क्लियरली इक्वेशन देखकर आपको विजिबल हो रहा है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, एक्स वाई वेरिएबल लेफ्ट साइड इन्वॉल्व नहीं है, हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए ये आपकी नॉन होमोजीनियस है। अब ध्यान से देखिए आप कैसे फैक्टर बना सकते हैं इसके। अब आपका डी स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने, डी डी डैश, हमने क्या करा, डी डी डैश ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, फिर आपने बाकी सारी टर्म्स को रखा एज इट इज। फिर आपका जो यहाँ पर आपकी बुक में एक माइनर सी मिस्टेक है, ये यहाँ पर प्लस का साइन नहीं माइनस का साइन है, जब आप डी डी डैश को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस वाला मैंने यहाँ लिख लिया और माइनस वाला 2 टाइम्स हो गया। अब फर्स्ट 2 टर्म में से d कॉमन निकाला, d प्लस डी डैश, इन दोनों टर्म में से -2d डैश कॉमन निकाला, d प्लस डी डैश, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाला, d प्लस डी डैश, तो आपके ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब इन फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप अपना CF लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, C 0 है तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ही नहीं आई, a की वैल्यू 1 है, b की -1, आपका ये फैक्टर बन गया। यहाँ c की वैल्यू है -2 और a की 1 और b की 2, सिंपल आपका ये फैक्टर आ जाएगा। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने पीआई वाले पार्ट पे। पीआई में आपके क्योंकि 3 फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसने तीनों का पीआई डिफरेंटली कैलकुलेट करा है। सबसे पहली बात करते हैं एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल में आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें या फैक्टर में पुट करें, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस d की जगह x का कोफिशिएंट 2 पुट कर देंगे और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट 3 पुट कर देंगे। अगर वैल्यू नॉन जीरो आती है तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब बात है एक्स वाई की। फैक्टराइजेशन जब एक्स वाई वाले पार्ट में आपको एक्सपेंड करना है तो आपको हमेशा फैक्टर्स लेके चलने हैं। देखो अब यहाँ तो कांस्टेंट टर्म थी ही नहीं, तो आपकी मर्जी है चाहे आप डी कॉमन ले या डी डैश कॉमन ले। इसने डी कॉमन लिया, 1 प्लस डी डैश बाई डी बन गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म थी तो मैंने 2 ही कॉमन लिया। अब सिंपल ये आपकी एक्सपेंशन फॉर्म में बन गया है, 1/2d बाहर आ गया है। कहाँ तक आप एक्सपेंड कर रहे हैं, मैंने इसको पावर 2 तक एक्सपेंड करा है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर आपकी d इंटू डी डैश वाली टर्म आएगी, x और y का वो डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा, इसलिए आपको पावर 2 तक इसे सॉल्व करना है। तो देखो ये मैंने पावर 2 तक लिखा, ये एक्सपेंशन लिखी, इसमें आपकी ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे जब ये 4d d डैश एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा ना, तब इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, इसलिए अगर आप इस एक्सप्रेशन को स्किप कर देंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो देखो सिंप्लीफाई कर दिया, ये पोर्शन बिल्कुल सिंपल है। अब इस टर्म को आप इसके साथ ऑपरेट करेंगे, सिंपल आपका ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये आ गया, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके डी डैश बाई डी करके आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आपका 0 हो गया। फिर सिंप्लीफाई में 1/d आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, आपने वो कर दिया। फिर पूरा सिंप्लीफाई करके बाहर वाले 1/d से इंटीग्रेशन कर दिया, ये आपका पी आई आ गया। अब साइन 2x प्लस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप पी आई निकालेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन था, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -2 स्क्वायर को, डी डैश स्क्वायर को -1 स्क्वायर को, डी डैश को -2 इंटू 1 से रिप्लेस करके आपका ये बचा। लीनियर एक्सप्रेशन है तो डायरेक्ट सीधा तरीका आप क्या करें, अपोजिट साइन वाली टर्म से रैशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर में फिर वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी। वैल्यू रिप्लेस करी, न्यूमरेटर में d मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d डैश मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। CF और PI को आपने ऐड कर दे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन था,
इस टर्म की डिग्री 2, इसकी 2, इसकी 1, तो क्लियर हो गया ये नॉन होमोजीनियस का केस है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं फैक्टर बन रहे हैं, डी कॉमन आके फैक्टर बन गए। दोनों फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये कैसे लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये आप खुद स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं पी वाले पार्ट की। 1 में ये लिखा, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करूँ, -3 के स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को -4 स्क्वायर से, और डी इंटू डी डैश को -3 इंटू 4 से रिप्लेस करके आपका ये पार्ट आ गया। अब इसमें डी की पावर 1 इन्वॉल्व हो रही है, तो वही हम रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज करते हैं। 1/3 माइनस 2d था, 3 प्लस 2d से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, नीचे बन गया 9 माइनस 4d स्क्वायर। डी स्क्वायर को -3 स्क्वायर से रिप्लेस करा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें आपका सिंपल अपवर्ड न्यूमरेटर में d इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपका d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव करोगे, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल स्टडी किए हैं सारे आपके केस 1 पर बेस्ड थे कि आपके नॉन होमोजीनियस एफ डी डी डैश पार्ट के आप सिंपल लीनियर फैक्टर्स बना सके। अब हम 2 एग्जांपल स्टडी करेंगे जिसमें एफ डी डी डैश पार्ट के आप लीनियर फैक्टर्स नहीं बना सकते, तो आप वो अपना सेकंड मेथड कैसे यूज करेंगे। तो ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिग्री 2, 1 और कांस्टेंट। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, आप इसके फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे। तो हमने क्या करना है, z की जगह पुट करना है ए ई की एच एक्स के वाई। जितने भी डेरिवेटिव्स यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हम सारे फाइंड आउट कर लेते हैं, डी डैश जेड और डी स्क्वायर जेड। तो डी जेड मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एक एच आ गया मल्टीप्लाई में, डी स्क्वायर जेड विद रिस्पेक्ट टू एच सेकंड डेरिवेटिव एच स्क्वायर आ गया, और डी डैश मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू वाई तो के आ गया। अब ये सारी वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है ये पुट करने के बाद आप देखो a और e की एच एक्स के वाई सभी में से कॉमन आने के बाद h और k की फॉर्म में पोलिनोमियल पार्ट है ये। तो अब ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, तो पोलिनोमियल पार्ट जीरो होगा। तो h और k में से जिसकी भी वैल्यू सिंपल फॉर्म में दूसरे की टर्म में आ सकती है आप वो निकाल लीजिए। जो k डिग्री 1 में था तो k की वैल्यू h की फॉर्म में निकालना आपके लिए ज़्यादा सिंपल है। तो हम कह रहे हैं कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ h वी कैन गेट k, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा जो पहले वाला फंक्शन था उसका समेशन, और इस समेशन में से जिसकी भी वैल्यू आपने दूसरे की टर्म में निकाली है वो आप रिप्लेस कर देंगे। ये आपका सी एफ आ गया। पी आई निकालने का वही मेथड 1 में एक्सपोनेंशियल था, तो आपने d की जगह x का कोफिशिएंट 4 लिख देना है और d डैश की जगह y का कोफिशिएंट -1 लिख देना है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। आप देखिए ये वाला फंक्शन भी उसी टाइप से है, इसके भी आप किसी भी मेथड से चाहेंगे तो फैक्टर नहीं बन पाएंगे। तो मैंने z ले लिया ए ई की एच एक्स प्लस के वाई, डी जेड आपका निकाल लिया, डी स्क्वायर जेड निकाल लिया और डी डैश जेड निकाल लिया। सारी वैल्यू पुट करने के बाद सभी में से ए और ई की एच एक्स के वाई कॉमन आ गया, तो ये आ गई आपकी एच और के की फॉर्म में पोलिनोमियल। इसको जीरो रखेंगे तो आपका के आ गया एच स्क्वायर -1। अब हर h के लिए k आ रहा है, तो ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। ये जो पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा था उस पर हमने समेशन लगा देंगे और k की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। ये आपका सी एफ आ गया। अब आपको निकालना है पी आई, तो देखो मैंने अपना फंक्शन लिखा, सिंपल आपको कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालनी थी, वो आपका 1 ही था इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आया। मैंने सिंपल 1 को पहले और उसको बाद में लिखा, इसकी पावर -1 की एक्सपेंशन खोल दी। अब ये एक्सपेंशन आपने कहाँ तक खोलनी है, डिग्री 2 तक। तो देखो मैंने डिग्री 2 तक की टर्म्स लिख के एक्सपेंशन को खोल दिया। खोलने के बाद अब एक्स स्क्वायर वाई सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, डी डैश से मल्टीप्लाई हुआ मतलब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड डेरिवेटिव 0, डी स्क्वायर इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेकंड डेरिवेटिव 2 इंटू वाई। और फिर जब ये करेंगे -2 डी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और y का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 यानी कि -4। ये आपका पी आई आ गया। दोनों को आपने प्लस कर दिया है और इससे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। इसके साथ ही आपकी 4.2 एक्सरसाइज के सभी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।